हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स इनको हम हिंदी में विकर कहते हैं। विकर देखिए, बहुत सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है, बहुत सारी रिएक्शंस बाहर होती हैं। सभी रिएक्शन को उतनी गति से चलाने के लिए जितनी उनकी रिक्वायर होती है, उस तरह से चलाने के लिए कुछ उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। वो उत्प्रेरक उस रिएक्शन को तेज कर देते हैं। अब एक बात समझें, अगर हम जिस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर या सेल में जो रिएक्शन चलती है, अगर उसी कंडीशन में हम उस रिएक्शन को बाहर करवाएं, सेल से बाहर करवा के देखें, उतने ही टेम्परेचर पर, उतने ही उतने ही कंडीशन जो कंडीशन हमारे सेल के अंदर है, वो कंडीशन अगर हम बाहर दें विदाउट एंजाइम एंड विदाउट एनी कैटलिस्ट, बिना किसी एंजाइम और बिना किसी उत्प्रेरक, तो हम पाते हैं कि वो रिएक्शन उतनी गति से नहीं चल पाती जितनी गति से हमारी सेल के अंदर चलती है। यानी कि हमारी सेल के अंदर जो रिएक्शन है वो बहुत ही तेज गति से चलती है। अब बहुत तेज गति से चलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होगी, तो वही चीज़ होती है एंजाइम। एंजाइम इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट, क्योंकि ये हमारी सेल में बनते हैं, खुद ही बनते हैं, और जिस जगह पर बनते हैं ये या तो उसी जगह पर काम आते हैं या फिर किसी दूसरी जगह पर काम आते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स का अगर हम वर्ड देखें तो ये बना होता है एन का मतलब इन से होता है, और जाइम मतलब ईस्ट से होता है, ईस्ट। तो कुल मिलाकर के ईस्ट में बनने वाले पदार्थ जो फर्मेंटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, फर्मेंटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें एंजाइम कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? एंजाइम कहा गया। यानी कि ये पदार्थ ईस्ट में होते हैं। सैक्चरोमाइसिस सेरेविसी, सबसे पहले जो फर्मेंटेशन की क्रिया है या किण्वन की जो क्रिया है वो ईस्ट के अंदर देखी गई थी। तब ये माना जाता था कि जो ईस्ट जो फर्मेंटेशन करता है, किण्वन जो करता है, जिससे एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ भी हम देखेंगे फर्मेंटेशन से एथिल अल्कोहल C2H5OH का फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है, जिसमें एथिल अल्कोहल। अब ये जो एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल को पहले ये समझा जाता था कि केवल ईस्ट के द्वारा ही हो सकता है, वैसे हो ही नहीं सकता। तो वही एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बकनर ने सबसे पहले ईस्ट के अलावा यानी कि बाहर एथिल अल्कोहल या फर्मेंटेशन को पूरा कर C2H5OH का निर्माण किया। इनकी पहली बार बकनर ने इनसे ईस्ट सेल से बाहर फर्मेंटेशन की क्रिया को पूरा किया। एंजाइम जो वर्ड है, एंजाइम वर्ड ये दिया गया था कुहेने ने। ठीक है, एंजाइम जो वर्ड है ये कुहेने ने दिया था, कुहेने, और उन्होंने इसे एंजाइम नहीं कहा था, उन्होंने इसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा। बायोलॉजिकल
कैटलिस्ट। क्या कहा इन्होंने? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और हमारे शरीर में होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उन सब को ये रेगुलेट करते हैं या उन्हें संपन्न करवाते हैं। अब मोस्टली तो क्या होता है कि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये इनकी रेट जो है वो बढ़ जाती है। कोई भी रिएक्शन जो हमारे सेल के अंदर होती है, उस प्रत्येक रिएक्शन में निश्चित रूप से कोई ना कोई एंजाइम जरूर इन्वॉल्व होता है, तभी वो रिएक्शन थोड़े समय में बहुत तेजी से संपन्न हो पाती है। मैंने बताया ना, अगर उसी रिएक्शन को हम सेल के बाहर करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है और इतना समय हमारी सेल के पास होता नहीं है। इसलिए इन रिएक्शंस को तेजी से चलाने के लिए हमें आवश्यकता होती है एंजाइम्स की, और वो एंजाइम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब हम एंजाइम्स के बारे में डिटेल से पढ़ते रहेंगे। एंजाइम्स बेसिकली ये प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन से बनते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसी बॉल या इस तरह की संरचना जो अपना रूप बदल लेती है। एक समय पर उसकी शेप कुछ है तो दूसरे समय पर शेप बदल जाती है, और दिस इज द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। 3D संरचना या इसको हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की 3 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहाँ पर एंजाइम के अंदर वो टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम कहते हैं तृतीयक संरचना। प्राइमरी संरचना, सेकेंडरी संरचना और तृतीयक संरचना। तो यहाँ पर ये तृतीयक संरचना के रूप में होता है। इनकी तुलना हम कैटेलिस्ट से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कैटेलाइज की जो क्रिया होती है, उत्प्रेरण की जो क्रिया होती है, सिंपली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सेल से बाहर हैं, उन सेल्स में बाहर है उस सिस्टम में रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए हम कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो उत्प्रेरक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या आयंस होते हैं या कोई एलिमेंट होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहता है। लेकिन फर्क इतना है कि बायोकैटेलिस्ट इनकी जो एंजाइम्स होते हैं, काम तो ये भी वही करते हैं जो कैटेलिस्ट करता है, लेकिन उनका निर्माण सेल के अंदर ही होता है, बाहर से नहीं होता। इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं वो इनसे डिफरेंट होते हैं। अब नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। देखिए, जब एंजाइम की खोज हो गई तो उसके बाद कुछ सिस्टम बनाए गए जिनके द्वारा उन एंजाइम्स को नामकरण दिया गया और उनका क्लासिफिकेशन किया गया कि इस क्लास की रिएक्शंस को ये एंजाइम हैंडल करेंगे, इस क्लास की रिएक्शंस को ये एंजाइम हैंडल करेंगे। कुछ एंजाइम्स ऐसे थे जिनका नामकरण
इनसे यानी कि जो जो सिस्टम बनाए गए थे इनसे पहले ही हो चुका था और उनको हम एज इट इज़ काम में ही ले रहे थे। तो इस तरह से जो पहले के सिस्टम थे उनके अनुसार एंजाइम्स को 7 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है ऐसे सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट नंबर 1 सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन बाई एंजाइम्स। देखो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे एंजाइम हैं जिस सबस्ट्रेट पर ये क्रिया करते हैं उसके नाम के पीछे एज लगा दिया जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन बाई एंजाइम्स, यानी जिस सबस्ट्रेट पर ये क्रिया करते हैं उस सबस्ट्रेट के नाम के आगे एज लगा देते हैं। जिस सबस्ट्रेट पर या जिस क्रिया कारक पर, जिस सबस्ट्रेट पर ये क्रिया करते हैं उसके नाम के आगे एस, ये सफिक्स है, एस लगा देते हैं। एस लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया कर रहा है तो उसका नाम हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कोई एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया कर रहा है तो जब एज लगा देंगे तो उसका नाम हो जाता है प्रोटीनेस। अगर कोई एंजाइम लिपिड पर क्रिया कर रहा है तो उसका नाम हो जाता है लाइपेज। अगर कोई एंजाइम न्यूक्लिक एसिड पर क्रिया कर रहा है तो उसका नाम हो जाता है न्यूक्लिएज। तो इस तरह से ये कुछ एंजाइम्स हैं। उसके अलावा देखो, जैसे हम नाम सुना होगा हमने, कार्बोहाइड्रेट से माल्टेज है, माल्टेज भी एज लगाया जाता है माल्ट के आगे। सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम सुक्रेज है, यूरिया को तोड़ने वाला यूरिएज है। तो इस तरह से नाम के आगे एज लगाने से वो एंजाइम का नाम बन जाता है और ये चीज़ें इस सिस्टम को बनाने से पहले से ही मौजूद थी। तो पहला हो गया सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन बाई एंजाइम्स, यानी कि जिस सबस्ट्रेट पर या जिस क्रिया कारक पर ये क्रिया करते हैं उसके नाम के आगे एज लगाने से उसका नाम बन जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, रिएक्शन के आधार पर, यानी कि जिस रिएक्शन को ये कैटेलाइज करते हैं, द रिएक्शन दे कैटेलाइज्ड, रिएक्शन दे कैटेलाइज्ड, या सिंपल लिख लीजिए टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड, यानी कि किस प्रकार की रिएक्शन को ये कैटेलाइज कर रहे हैं उसके आगे ही हम ASE एज लगा देते हैं तो नाम बन जाता है। जैसे मान लो ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो हम नाम दे देते हैं हाइड्रोलेज। नाम क्या देते हैं हम? हाइड्रोलेज। अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं
तो हम नाम देते हैं ऑक्सीडेज। अगर ये रिडक्शन कर रहे हैं तो हम नाम देते हैं रिडक्टेज। तो ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है, या फिर ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, या फिर ये अपचयन के रिडक्शन की रिएक्शन है। तो जिस प्रकार की ये रिएक्शन करते हैं उसी के आगे रिडक्टेज, सॉरी यहाँ पर आएगा रिडक्टेज, उसी रिएक्शन के आगे हम एज लगा देते हैं तो ये बन जाता है एंजाइम का नाम। थर्ड इज सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर दोनों चीज मिला दी है, पहला और दूसरे को मिला दिया है। पहले वाले में था कि सबस्ट्रेट किस प्रकार का है, उसके आगे एज लगा दिया। फिर दोबारा हमने देखा दूसरे में कि रिएक्शन किस प्रकार के, उसके आगे एज लगा दिया। अब यहाँ पर दोनों आगे सबस्ट्रेट भी डाल दिया और एक जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो भी डाल दिया। यानी कि यहाँ पर अब सबस्ट्रेट प्लस रिएक्शन को मिलाकर के नाम दिया जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, अगर सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन अगर होता है तो इस क्रिया को कैटेलाइज करेगा। तो यहाँ देखिए सक्सिनिक एसिड और यहाँ पर एंजाइम होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट भी है और रिएक्शन भी है, डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया हो रही है, तो नाम लगा दिया हमने सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह से मान लो कोई ग्लूटामिक एसिड की क्रिया हो रही है डिहाइड्रोजिनेशन, तो उसका नाम हो जाता है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। ये ऐसे एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे क्रेब्स चक्र में। वहां पर अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके बाद मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ह्यूमेरेज, इस तरह की जो एंजाइम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे क्रेब्स चक्र के अंदर। तो ये था 3 प्रकार का, इसमें सबस्ट्रेट और रिएक्शन दोनों को मिलाकर के नामकरण किया जाता है। चौथा टाइप है कि जिसमें रिएक्शन के बाद उत्पाद के नाम के आगे एज लगा देते हैं। अब तक हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट के नाम के आगे, फिर हमने पढ़ा रिएक्शन के नाम के आगे, फिर सबस्ट्रेट और रिएक्शन दोनों के आगे पढ़ा। अब है उत्पाद के नाम के आगे एज लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक अम्ल है हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस सोडियम थायोसल्फेट, और इससे बनता है रोडोनेट। और इस जगह पर एंजाइम जो काम में आता है उस एंजाइम का नाम होता है रोडोनेट। समझ गए होंगे, रोडोनेट बनता है। तो एंजाइम का नाम, हम जो उत्पाद बन रहा है ये प्रोडक्ट है, उत्पाद के आगे हम एज लगा करके और एंजाइम का नामकरण कर देते हैं। तो दिस इज रोडोनेट से बना है। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स 5वां है, या इसको हम 5वां 5th नंबर केमिकल कंपोजिशन।
यानी कि रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। इसके आधार पर एंजाइम तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ए, एंजाइम्स केवल प्रोटीन से बनने वाले एंजाइम्स, केवल प्रोटीन से बनने वाले एंजाइम, केवल प्रोटीन से बनने वाले एंजाइम। जैसे देखो एग्जांपल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, यूरिएज है, पेपेन है। एग्जांपल जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यूरिएज, पेपेन। तो ये एंजाइम ऐसे हैं जिनके अंदर केवल और केवल प्रोटीन पार्ट होता है, यानी कि केवल ये प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद बी नंबर पर है ऐसे एंजाइम जिनके साथ, यानी कि प्रोटीन के साथ आयन वाले एंजाइम, आयन जुड़ा हो, आयन वाले एंजाइम। कौन कौन से हैं इसे देखो एग्जांपल के लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एग्जांपल जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें जिंक होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें जिंक जुड़ा होता है, और सॉरी जिंक की जो कंडीशन है वो Zn+2 होती है, Zn+2। कार्बोनिक एनहाइड्रेज Zn+2 होता है। आर्जिनेज इसके साथ Mn+2 होता है, इसके साथ Mn+2 होता है। अगर टायरोसिनेज हो तो कॉपर होता है, अगर टायरोसिनेज हो तो Cu+2 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एंजाइम आयन के साथ मिलता है, या किस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कॉपर जरूरी है, या मैग्नीज जरूरी है, या फिर जिंक जरूरी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये काफी इम्पोर्टेंट है भाई। जनरल साइंस में कई बार पूछा गया है, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसके हम एक्टिविटी आगे देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। नेक्स्ट है छठा नंबर। इसमें है कि भाई कौन सा सबस्ट्रेट तो हाइड्रोलाइज हो रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, या फिर ग्रुप कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। छठा, सबस्ट्रेट हाइड्रोलाइज्ड, सबस्ट्रेट हाइड्रोलाइज्ड और इन्वॉल्व्ड, ग्रुप के आधार पर नामकरण। ठीक है, सबस्ट्रेट हाइड्रोलाइज, कौन सा सबस्ट्रेट तो हाइड्रोलाइज हो रहा है और कौन सा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके आधार पर यहाँ एंजाइमों का नामकरण किया गया है। तो इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग में सेलुलोज है, सुक्रेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, एमाइलेज है। ये कई प्रकार के एंजाइम इसके अंदर होते हैं। दूसरा है
बीटा ग्लूकुरोनाइडेज, बीटा ग्लूकुरोनाइडेज। तो ये ग्लूकुरोनिक एसिड जो होता है उसको तोड़ने के काम में आता है। ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड से जो बनता है उसे ये तोड़ने में काम में आता है। नेक्स्ट है प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग। कार्बोहाइड्रेट के दो हो गए, उसके बाद है प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग। देखो प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग में एक तो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाले। तो पेप्टाइड बॉन्ड को जो तोड़ते हैं एनिमल सेल में, उनमें पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब एंजाइम वो है जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो मैं पहले थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, फिर एक एक को लिख देता हूँ। ये एंजाइम्स है नेक्स्ट टाइप, जो सब्सटेंस हाइड्रोलाइज्ड एंड इन्वोल्व ग्रुप। उसमें पहला था कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेजेज, इसमें सेलुलेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है। उसके बाद दूसरा था बीटा ग्लूकुरोनाइडेज। अब दूसरे है प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। देखो ये प्रोटीन हाइड्रोलाइजर का जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं। तो जब भी एक एमिनो एसिड से दूसरा एमिनो एसिड जुड़ता है तो इस जगह पर जब बंध बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ से H2O निकलता है। और अब जब हम यहाँ पर इसको H2O देते हैं तो ये बॉन्ड पे टूट जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पहले है पेप्टाइड बॉन्ड, जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ऐसे एंजाइम्स दो प्रकार के, एक है एंडोपेप्टाइड जो अंदरूनी साइड से काटते हैं, एक है एक्सोपेप्टाइड, यानी कि एक तो वो है जो इस एमिनो अम्ल को बीच में से काट रहे हैं, एक वो है जो किनारों से काटते हैं। तो एंडोपेप्टाइड में एनिमल्स के अंदर देखिए पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेजिन है। प्लांट्स में पेपेन है, ब्रोमोलिन है। ये आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। उसके बाद एक्सोपेप्टाइडेज में जो बाहर से काटते हैं उसमें डाइपेप्टाइडेज है और ट्राइपेप्टाइडेज है। उसके बाद बी है नॉन पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसे हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड N और H, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH। अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड, अगर कोई CN बॉन्ड है इस तरह से, तो उसको तोड़ने का ये काम करते हैं। कौन कौन से एंजाइम, जैसे यूरिएज। तो देखो यूरिएज में जो यूरिया होता है उसका नाम है NH2CONH2। तो देखो इसमें ऐसे लिखेंगे NHHC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड N H, लेकिन ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, ये CN बॉन्ड है। तो यूरिया है ना, तो यूरिया में जो बॉन्ड बना है ये पेप्टाइड बॉन्ड ना होकर के एक सिंपल CN बॉन्ड है। तो CN बॉन्ड के लिए हम केवल जो बॉन्ड जो एंजाइम्स है वो है यूरिएज, आर्जिनेज, ग्लूटामिनेज। उसके बाद तीसरा है लिपिड हाइड्रोलाइजिंग, यानी कि जो लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसके लिए लाइपेजेज हैं, एस्टेरेजेज हैं। उसके बाद है अदर एस्टर हाइड्रोलाइजिंग, यानी कि जो एस्टर नहीं है ना, एस्टरेज तो यहाँ आ गया। इसके अलावा उसमें है फॉस्फेटेज जो फॉस्फेट को रिमूव करता है, कोलिन एस्टरेज, सल्फेटेज, मिथाइलेजेज। उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम्स, है ना। तो उसमें देखो हाइड्रेजेज हैं, सॉरी हाइड्रेजेज हैं, ऑक्सीडेजेज हैं, रिडक्टेजेज हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए डिहाइड्रोजिनेजेज है, परऑक्सीडेजेज हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं भाई ऐसे एंजाइम्स जो मिसलेनियस हैं, अदर्स। तो उसमें एक तो है अपने से कार्बोक्सिलेज, CO2 को जोड़ता है, कार्बोक्सिलेज, थाइमिनेज, ट्रांसपेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इस तरह से ये सब कुछ एंजाइम्स हैं
जिनके नामकरण, ये जो नामकरण हमने आज किया है, ये नामकरण जो नामकरण बाद में जो पद्धति आई थी उससे पहले के नामकरण है। जो पद्धति के द्वारा दिए गए वो नामकरण हम बाद में पढ़ेंगे। ये सिंपल नामकरण है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड को, यानी कि जो जिस तरह का रिएक्शन है, जिस तरह का सबस्ट्रेट है, जिस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, जिस तरह की रिएक्शन है, उसके आगे बस खाली एज लगाया है और कुछ नहीं किया है और नाम बन गया एंजाइम का। तो ये थे हमारे आज का पहला वीडियो एंजाइम से रिलेटेड। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।